अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज और उसमें हम तमाम एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज़ का। पहला एमसीक्यू है व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक आर मिक्स टुगेदर। वो कहता है कि जब कॉपर और मोल्टन जिंक, मोल्टन का मतलब पिघलाया हुआ, जब कॉपर और जिंक को पिघलाएं और उनको मिक्स करें, दे गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ब्रास। तो वो आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस देते हैं जिसको ब्रास कहते हैं। प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कॉपर एंड जिंक। आपने ये बताना है कि कॉपर और जिंक के दरमियान कौन सी बॉन्ड बनी है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, मेटेलिक बॉन्ड। इसकी रीज़न क्या है? कहता है बोथ कॉपर एंड जिंक आर मेटल्स। कॉपर भी और जिंक भी मेटल्स होते हैं और हमने ये पढ़ चुके हैं कि मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। एमसीक्यू नंबर 2 है विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कहता कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि तीनों बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट भी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी और आयनिक बॉन्ड भी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, ऑक्सीजन। रीज़न क्या है? ऑक्सीजन कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। कहता है ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जैसे O2 में, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है O3 के अंदर और आयनिक बॉन्ड बनाता है MgO में। तो ऑक्सीजन तीनों किस्म की बॉन्ड्स बना सकता है। एमसीक्यू नंबर 3 है वाई इज़ वाटर अ लिक्विड वाइल H2S इज़ अ गैस। पूछता है कि जो वाटर है उस वो लिक्विड क्यों है और H2S एक गैस क्यों है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए वो लिक्विड होता है। एमसीक्यू नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी द वीकेस्ट। कहता है इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि सबसे वीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। इसकी रीज़न क्या है? कहता है क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज वीकर बिकॉज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज रिपेल्ड बाय द लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बोथ एटम्स। अब कहता है दोनों क्लोरीन के एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का काफ़ी बड़ा क्लाउड होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ना रिपेल करते हैं, इसलिए बॉन्ड वीक हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 5 है विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट। कहता है लुब्रिकेंट यानी ऑयल के तौर पे कौन सी कार्बन की फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हैज़ लेयर्स दैट कैन स्लाइड ओवर वन अनदर ड्यू टू वीक फोर्सेस बिटवीन देम। हमने ये पढ़ा है कि जो ग्रेफाइट होता है ना उसमें कार्बन की लेयर्स होती हैं एटम्स की, और वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो जाती हैं। तो इस स्लिपरी नेचर की वजह से ग्रेफाइट जो है ना वो लुब्रिकेंट के तौर पर काम कर सकता है। एमसीक्यू नंबर 6 है विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कहता है इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है वाटर का, यानी ऑप्शन नंबर ए। वाटर हैज़ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विच रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 7 है विच मेटल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कहता है इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, रुबीडियम आर बी। कहता है रुबीडियम इज़ अ ग्रुप 1 मेटल विद लार्ज एटॉमिक साइज। अब जो रुबीडियम होता है ना इसका ताल्लुक होता है ग्रुप 1 में से और इसका साइज़ ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसमें जो बॉन्डिंग होती है ना वो काफ़ी वीक हो जाती है, तो इसलिए इसको मेल्ट करना आसान हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 8 है विच आयनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें कौन सा आयनिक कंपाउंड ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, LiCl, लिथियम क्लोराइड। कहते हैं लिथियम क्लोराइड क्यों है? लिथियम एंड क्लोराइड आयंस आर स्मॉल। लिथियम क्लोराइड में दोनों आयंस यानी लिथियम के और क्लोरीन के छोटे साइज़ के होते हैं, तो जब उनका साइज़ छोटा ना तो उनके दरमियान जो इंट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो एक दूसरे को ज़ोर से खींचते हैं जिसकी वजह से उन्हें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसको पिघलाना मुश्किल हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 9 है विच कंटेन्स बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी होती है और आयनिक बॉन्ड भी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, NH4Cl। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और जबकि क्लोरीन के दरमियान और बाकी सारे हिस्से के दरमियान आयनिक बॉन्ड है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है और क्लोरीन आयनिक बॉन्ड भी मौजूद है। लास्ट एमसीक्यू नंबर 10 है विच हैज़ अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, इथाइलिन। अब इथाइलिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अब हम मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ जो है शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली। कहता कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको ईजिली लूज कर देते हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली, और कौन से एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन आसान से कर लेते हैं। तो कहता है मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब मेटल्स जो होते हैं ना उनके इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में कम होते हैं, एक होते हैं, दो या तीन होते हैं। दे लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब उन्होंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए
अब उनके पास अपने खुद 2-3 हैं तो वो क्या करते हैं, उनको भी लॉस कर देते हैं, जिससे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, दे हैव 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। इनके आखिरी शेल में 5 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनको इलेक्ट्रॉन थोड़े चाहिए होते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, सो दे गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं टू कम्प्लीट देयर ऑक्टेट एंड बिकम स्टेबल, ताकि वो अपना ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सके और स्टेबल बन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू लोअर मोलिकुलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। कहता है जो लोअर मोलिकुलर कम मोलिकुलर मास वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, वो या तो गैसेस होते हैं या वो लिक्विड्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है दीज कंपाउंड्स, इनकी मिसाल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, NH3, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स और इनका मोलिकुलर मास कम होता है। दे हैव सिंपल मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, कहता है इनके जो मोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर होते हैं ना वो सिंपल होते हैं, विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द मोलिक्यूल्स, इनके मोलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं ना वो भी वीक होती हैं। सो दीज वीक फोर्सेज रिक्वायर वेरी लिटल एनर्जी टू ओवरकम, तो इनको ब्रेक करना, इनको तोड़ना आसान हो जाता है और कम एनर्जी चाहिए होती है। सो दे बॉयल और इवेपोरेट ईजिली, तो ये इस बॉयल भी आसानी से हो जाते हैं और इवेपोरेट भी आसानी से हो जाते हैं। सो दे एग्जिस्ट एज गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स, तो ये गैसेस के तौर पे या लिक्विड्स के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हैज़ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। कहता है आपने कोई ऐसे एलिमेंट की एग्जांपल देनी है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो और उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स भी मौजूद हों। तो डायमंड एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड जो कि एक्चुअल में कार्बन होता है, उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज़ कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। डायमंड में हर कार्बन एटम मजीद 4 कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक दैम मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनकी वजह से वो मेलिएबल भी हो जाते हैं, यानी उनकी शीट्स हम बना सकते हैं, और वो डक्टाइल हो जाते हैं, जिनको हम वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहता है मेटल्स हैव अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में ना काफ़ी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी वो अपनी अपनी जगहों पर मौजूद नहीं होते बल्कि इधर घूम रहे होते हैं। व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड द मेटल एटम स्लाइड ओवर वन ईच अदर। जब उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, स्लिप होते हैं। बट द मेटल बॉन्ड्स रिमेन इंटैक्ट, जबकि जो उनके दौरान बॉन्ड्स होती हैं ना वो अपनी जगह मौजूद रहती हैं, बिकॉज ऑफ द फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और वो बॉन्ड्स क्यों मौजूद रहती हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। दिस अलाउज मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू शीट्स एंड ड्रॉन इनटू वायर्स विदाउट ब्रेकिंग। इसलिए हम मेटल पे फोर्स जब लगाते हैं वो तो ब्रेक नहीं होते, बल्कि हम उनको शीट्स में या वायर्स के अंदर कन्वर्ट ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कहता है जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसका आंसर है येस, अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इज़ जनरली अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एज अ रेगुलर कोवेलेंट बॉन्ड। कहता है ये आम कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ना स्ट्रॉन्ग भी होती है और स्टेबल भी होती है। द ओनली डिफरेंस इज डैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड पेयर कम फ्रॉम वन एटम इंस्टेड ऑफ वन फ्रॉम ईच अदर। बस फ़र्क ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम शेयर करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। अब HNO3 ना एक एसिड है, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। कहता है आपने इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला देना है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपने शो करना है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखें तो नाइट्रोजन है, उसके ये 3 ऑक्सीजन एटम मौजूद है और एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है। अब नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में आप बॉन्ड्स देख सकते हैं, एक NO में डबल बॉन्ड है, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सिंगल है और दूसरे में भी सिंगल बॉन्ड है। और इसी तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, वाई HF इज़ अ लिक्विड वाइल HCl इज़ अ गैस। कहता है जो HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड वो लिक्विड होता है, जबकि जो HCl है वो गैस होती है। इसकी रीज़न क्या है? HF फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। अब HF में होता है फ्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। इस वजह से इनके दरमियान हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होल्ड द मॉलिक्यूल्स क्लोजली टुगेदर। इस वजह से जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोजली जुड़े रहते हैं, मेकिंग HF अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जिसकी वजह से जो HF है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के तौर पे एग्जिस्ट करता है। इन कंट्रास्ट HCl हाइड्रोजन क्लोराइड हैज़ ओनली वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। अब जो HCl है उसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है,
जिसकी वजह से उसके दरमियान जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी ना वो भी वीक होंगी, विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर एज अ लिक्विड। कहता है इस वजह से वो एक दूसरे को इतनी स्ट्रॉन्गली बाउंड नहीं करती कि वो लिक्विड के तौर पर रहे, बल्कि वो गैस के तौर पर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सोलुबल इन वाटर। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में सोलुबल क्यों नहीं होते? कहता है वाटर इज़ अ पोलर सोलेंट। वाटर जो होता है पोलर सोलेंट है क्योंकि उसके दरमियान पोल्स होते हैं, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इट डिजोल्व पोलर सब्सटेंसेस। तो एक रूल होता है कि पोलर सब्सटेंसेस को अच्छी तरह डिजोल्व कर सकते हैं। मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, जबकि अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें ना तो वो ज़्यादातर होते हैं नॉन पोलर, एंड दे डू नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से उनका पानी के साथ जो सॉल्युबिलिटी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि पानी पोलर है और कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं। सो दे आर जनरली इनसोलुबल और पुअरली सोलुबल इन वाटर, लिहाजा वो आमतौर पर पानी में तो सोलुबल नहीं होते हैं या बहुत थोड़े सोलुबल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट। कहता है मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके वो हीट को कंडक्ट करते हैं, तो ये क्यों होती है? मेटल्स कंटेन फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर हमने पढ़ा है कि डिलोकेलाइज्ड यानी अपनी मर्जी से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इर्द गिर्द मूव करते हैं। व्हेन हीट इज़ अप्लाइड टू वन पार्ट ऑफ द मेटल, जब हम मेटल के एक सिरे पर हीट अप्लाई करते हैं ना, दीज इलेक्ट्रॉन्स गेन काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर मूव कर रहे होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंड रैपिडली ट्रांसफर इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द मेटल बाय कोलाइडिंग विद एटम्स एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करते हैं, जो इर्द गिर्द के एटम्स है ना उनसे टकराते हैं, उसके टकराने की वजह से जो हीट है ना वो भी साथ फ्लो करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से जो है ना वो मेटल्स हीट को कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ NaBr इज ट्रीटेड विद AgNO3 इन वाटर। कहता क्या रिएक्शन होगा अगर हम NaBr को रिएक्ट करवाएं AgNO3 के साथ वाटर के अंदर। When sodium bromide reacts with silver nitrate in water, following reaction occurs। तो रिएक्शन अगर आप देखें तो उसमें NaBr और AgNO3 उन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो रहा है। अब दोनों जो है ना आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी उनके आयंस अलग अलग हो जाएंगे। NaBr के अंदर होते हैं Na पॉजिटिव आयन और Br के अंदर होते हैं Br नेगेटिव आयंस। इसी तरह AgNO3 अलग हो जाएगा Ag पॉजिटिव के अंदर और NO3 नेगेटिव के अंदर। अब हमें यह पता है कि जो ऑपोजिट आयंस होते हैं ना, जिन पे ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। तो अगर आप देखें तो Na मिल जाएगा NO3 के साथ और जो Ag मिल जाएगा Br नेगेटिव के साथ, क्योंकि दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं। तो रिजल्टेंटली हमें जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो एक AgBr मिलेगा और दूसरा कंपाउंड मिलेगा NaNO3। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज सॉलिड वाइल Cl2 एग्जिस्ट एज अ गैस। वो पूछता है कि जो आयोडीन है वो सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट क्यों करता है और जो क्लोरीन है वो गैस के तौर पे एग्जिस्ट क्यों करता है। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर लार्जर एंड हैवियर देन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। जो आयोडीन है उसके मॉलिक्यूल्स क्लोरीन की निस्बत बड़े भी होते हैं और हैवी भी होते हैं। आयोडीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स विच लीड्स टू स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। अब आयोडीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। दीज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होल्ड आयोडीन एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब इन स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो आयोडीन है ना वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन हैज़ वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सो इट एग्जिस्ट एज गैस। और जो क्लोरीन है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं जिसकी वजह से उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो दूर दूर होते हैं, इसलिए वो गैस के तौर पे एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मैनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फॉर्म, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स। वो पूछता है कि जो नाइट्रोजन है उसके कितने ऑक्साइड्स हैं और आपने उनका फार्मूला भी बताना है। तो नाइट्रोजन के आमतौर पर 6 ऑक्साइड्स होते हैं। पहला है नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फार्मूला है N2, और दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, तीसरा है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी 2 नाइट्रोजन N2 और 3 ऑक्सीजन O3, चौथा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, पांचवा है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड यानी 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन N2O4, और लास्ट में है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड यानी 2 नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन N2O5। अगला पोर्शन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कहता आपने आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का बताना है कि वो कैसे बनती है। पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड अनदर एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। कहता आयनिक बॉन्ड तब बनती है जब जो एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और जो दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। यूजुअली बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और ये आमतौर पर मेटल के और नॉन मेटल के दरमियान बनती है, यानी मेटल उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल इन सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन
फॉर्मिंग Na and Cl नेगेटिव आयंस। तो सोडियम क्लोराइड में देखें तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है Na वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दीज ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रॉन्गली फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड। अब ये दोनों चार्जेस बन गए, इन पर आयंस क्रिएट हो गए हैं, तो ये आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू नॉन मेटल एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल आउटर शेल्स। ये बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स होते हैं ना, वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2, बोथ हाइड्रोजन एटम्स शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर डुप्लेट। उसमें दोनों हाइड्रोजन के एटम ना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, जिससे उन दोनों के आखिरी शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, यानी डुप्लेट रूल फॉलो हो जाएगा, फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बन। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू आयंस अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म NaCl क्रिस्टल। कहता है NaCl क्रिस्टल के अंदर आयंस अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं। In a NaCl crystal, each Na positive ion is surrounded by 6 chlorine ions and each chloride ion is surrounded by 6 Na positive ions। कहता है NaCl का जो क्रिस्टल होता है ना, उसके अंदर हर सोडियम के गिर्द 6 क्लोरीन के आयंस होते हैं, इसी तरह हर क्लोरीन के गिर्द 6 सोडियम के आयंस होते हैं, यानी 2 आयंस ऊपर और नीचे होते हैं, 2 आयंस दाएं और बाएं होते हैं, और 2 आयंस आगे और पीछे होते हैं। इस तरह हर आयन के गिर्द 6 मजीद आयंस अरेंज होते हैं इन अ रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। और ये ख़ास तरतीब में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल बन जाता है। अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो ये NaCl का ना एक क्रिस्टल बना हुआ है। इसमें जो आयंस हैं ब्लू डॉट वाले वो Cl नेगेटिव के हैं, और जो रेड डॉट वाले हैं वो Na पॉजिटिव के हैं। तो अगर आप देखें ये प्रॉपरली एक तरतीब में रेंज है, और ये शेप जो बन रही है वो क्यूब की शेप बन रही है। तो इसमें हर आयन के गिर्द 6 मजीद आयंस जो है ना वो अरेंज हुए हुए हैं। दिस 3-dimensional अरेंजमेंट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। अब इसमें हर आयन ऑपोजिटली चार्ज, यानी कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान एक कुव्वत कशिश है, जो कि इन दोनों को एक शेप में रख रही है। गिविंग द क्रिस्टल इट्स हार्डनेस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं और इनकी हार्डनेस में भी इजाफा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। कहता है आपने मेटल की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, इस बात को सामने रखते हुए कि मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्ड होती है। ड्यू टू दिस बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्ड की वजह से इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मेटल्स जो होते हैं वो अपने अंदर से हीट को भी पास होने देते हैं और करंट को भी पास होने देते हैं। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी वो उनके हम शीट्स भी बना सकते हैं और उनको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर शाइनी, वो शाइनी होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आपने दोनों कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंपेयर करना है। तो अगर आप पहली प्रॉपर्टी देखें वो है बॉन्ड टाइप, और बॉन्ड टाइप में देखें तो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स इन्वॉल्व के, कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आयनिक कंपाउंड में होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें आमतौर पर नॉन मेटल्स शामिल होते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आयनिक कंपाउंड्स के दोनों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड के हैं वो लो टू मॉडरेट, यानी कि दरमियाने या कम हो सकते हैं। सोलबिलिटी इन वाटर, आयनिक कंपाउंड्स जो है ना वो पोलर, उसमें आयंस होते हैं इसलिए वो पानी में सोलबल होते हैं, जबकि जो नॉन पोलर यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में सोलबल नहीं होते। लास्ट में है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड्स में कंडक्ट व्हेन मोल्टन और इन सोल्यूशन। आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट पास किया जा सकता है जब वो मोल्टन स्टेट में हो, यानी पिघले हुए हों, या वो सोल्यूशंस की फॉर्म में हो, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें आमतौर पर करंट पास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ विल यू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट क्रिस्टल। ग्रेफाइट जो कार्बन की एक फॉर्म होती है वो करंट कंडक्ट कर सकती है, तो वो कह रहा है आपने ये बताना है कि वो कैसे करंट कंडक्ट करती है। ग्रेफाइट हैज़ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्डेड इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब ग्रेफाइट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना, उसमें कार्बन एटम ना हेक्सागोन्स की फॉर्म में होती है, यानी कि 6 कॉर्नर वाली शेप के अंदर होते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको हर शेप जो है ना वो 6 कॉर्नर्स वाली मिल रही है, इसको कहते हैं हेक्सागोन शेप। ईच कार्बन एटम uses only 3 of its 4 electrons for bonding and the 4th electrons remain free।
अब हर कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि वो उनमें से सिर्फ 3 को यूज़ करता है बॉन्डिंग करने के लिए और एक जो होता है वो फ्री रहता है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव थ्रू द लेयर्स एंड कैरी इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना हर कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से वो करंट को कंडक्ट कर सकता है, मेकिंग ग्रेफाइट एट गुड कंडक्टर। तो ग्रेफाइट जो है ना वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। अगर आप डायग्राम देखें तो उसमें कार्बन एटम्स की लेयर्स मौजूद है और उनके अंदर जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जो कि करंट पास करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई आर मेटल्स यूजली हार्ड एंड हैवी। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड भी होते हैं और वो हैवी भी होते हैं। तो क्यों होते हैं? मेटल्स आर हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बिटवीन मेटल आयंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि मेटेलिक बॉन्ड होता है और मेटेलिक बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच होल्ड द स्ट्रक्चर टाइटली, जो कि एटम्स को टाइटली होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से मेटल हार्ड बन जाते हैं। दे आर हैवी ड्यू टू देयर क्लोजली पैक्ड एटम्स एंड रिलेटिवली हाई एटॉमिक मास। वो हैवी क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर जो एटम्स हैं ना वो काफ़ी क्लोज होते हैं, उनकी पैकिंग काफ़ी क्लोज होती है एंड रिलेटिवली हाई एटॉमिक मैसेज, उनके जो एटॉमिक मैसेज होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ AlCl3 इन वेपर फेज इज Al2Cl6। वो कहता है जो AlCl3 कंपाउंड है ना उसका वेपर फेज के अंदर फार्मूला होता है Al2Cl6 विच मीन्स इट एग्जिस्ट एज डाइमर, जिसका मतलब है कि ये AlCl3 डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग बिटवीन इट्स 2 मॉलिक्यूल्स। कहता है इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करें। अगर आप AlCl3 का स्ट्रक्चर देखें ना तो जो लेफ्ट डायग्राम है उसमें सेंटर में एल्यूमिनियम एटम मौजूद है और उससे 3 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं। अब 3 क्लोरीन एटम्स मिलकर 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं Al के साथ। इसका मतलब जो एल्यूमिनियम है उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि उसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तब 2 इलेक्ट्रॉन्स की उसके पास कमी है, तो वो क्या करता है एक और AlCl3 के मॉलिक्यूल अपने साथ मिला लेता है और डाइमर बना लेते हैं। अगर आप राइट डायग्राम आए तो ये एक डायमर बना हुआ है जिसमें एल्यूमिनियम एटम 3 क्लोरीन के साथ पहले जुड़ा हुआ है, अब एक और क्लोरीन के साथ वो जुड़ गया है। तो इसने क्लोरीन के साथ जुड़ने से उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ले लिए हैं, जिससे उसके पास पहले 6 थे अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो ये डाइमर की फॉर्म में फिर एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो जाती है डाइमर की फॉर्म में। अगर हम इसको रीड करें, इन द वेपर फेज AlCl3 molecules dimerize to form Al2Cl6 because the aluminium atom in AlCl3 is electron deficient। कहता है जो AlCl3 है इसके अंदर जो एलुमिनियम एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इट हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। इसके आखिरी शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स मजीद इसके पास नहीं है। नीचे है तो लिखता है टू अचीव स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो क्या करता है, 2 AlCl3 यूनिट्स शेयर 2 क्लोरीन एटम्स। 2 AlCl3 के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और वो अपने क्लोरीन के एटम्स को शेयर कर लेते हैं, फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप डायग्राम देखें उसमें जो एरो वाली बॉन्ड है ना ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाती हैं। ईच ऑफ द 2 शेयर्ड क्लोरीन एटम्स डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्यूमिनियम एटम्स ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो डाइमर बनने से क्या होता है कि जो क्लोरीन के एटम्स हैं ना वो हर एल्यूमिनियम को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, जिसके ज़रिए से उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं और वो स्टेबल बन जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सैंड SiO2। कहता है जो सैंड है जिसको हम रेत कहते हैं उसका अपने स्ट्रक्चर बताना है। अब जो रेत है ना उसमें आमतौर पर SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। सैंड इज़ प्राइमरीली मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड आल्सो नोन एज क्वार्ट्ज इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो रेत होती है ना उसमें मेन जो कंपाउंड होता है ना वो होता है SiO2, जिसको क्वार्ट्ज भी कह सकते हैं अगर वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो आपको काफ़ी सारे SiO2 के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। अब ये जुड़े किस तरह होते हैं, अब इनमें हर जो सिलिकॉन का एटम है ना SiO इसके गिर 4 ऑक्सीजन के एटम जुड़े होते हैं। और ये अगर आप देखें तो SiO एक जो है ना वो ब्रिज बन रहा है। ईच सिलिकॉन एटम इज़ टेट्राहेड्रली बाउंड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स। कहता है जो हर सिलिकॉन का एटम है ना वो 4 ऑक्सीजन के एटम के साथ मिला होता है और शेप जो बनती है ना वो होती है टेट्राहेड्रल शेप। ईच ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड बिटवीन 2 सिलिकॉन एटम्स। जो हर ऑक्सीजन का एटम है वो 2 सिलिकॉन के एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आप जो ब्लू सर्कल है उसको देखें तो उसमें हर ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है। दिस क्रिएट्स अ जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से एक बड़ा कोवेलेंट का स्ट्रक्चर बन जाता है विद स्ट्रॉन्ग SiO-Si बॉन्ड, जिसमें जो सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन की बॉन्ड्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं।
थ्रू आउट द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में। यहाँ पे आपके इस चैप्टर के लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको तमाम लेक्चर्स पसंद आए होंगे। अगर आपकी कोई राय है, सजेशन है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।